नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज सैटरडे है और आज हम लोग एएसओ मेंस का पेपर आया है। एएसओ का मेंस हुआ है तो उसके जीएस के 100 सवाल हैं करीब में, 100 से ज़्यादा हैं। 92 के करीब में जीएस है, उसके बाद से मैथ्स रीजनिंग है। तो उसको ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर आपका एईडीओ का एग्ज़ाम है या फिर आपका 72 बीपीएससी है जुलाई में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी का स्तर जो है वो पिछले 1.5-2 सालों में बिल्कुल ही अलग हो गया है। मतलब इतना अलग कि कभी कभी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इतना ज़्यादा कठिन सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो ज़रा इसे डिटेल में देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर एनालिसिस करें शुरुआत में, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो इसमें करीब में साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 40। और इस 40 में से करीब में 35 क्वेश्चन जो हैं, 35 सवाल जो हैं ये हाई लेवल के सवाल हैं और अच्छे स्तर के सवाल ये पूछे गए। अच्छे स्तर का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इसमें एक से अधिक स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए या फिर कठिन सवाल हो गए, इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे गए हैं। जैसे फिजिक्स से 10 सवाल है, केमिस्ट्री से 10 सवाल है और बायोलॉजी से 20 सवाल है। टोटल 40 क्वेश्चंस साइंस से पूछे गए हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स से 12 सवाल आए हैं। 12 सवाल हिस्ट्री से टोटल 11 सवाल हैं। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कितने सवाल हैं, तो 11 सवाल हैं पॉलिटी गवर्नेंस से। ज्योग्राफी और बिहार जीके अगर मिला लेंगे तो 10 सवाल मात्र पूछे गए हैं, 10 सवाल। मैथमेटिक्स से 10 है। करेंट अफेयर और जीके को मिला करके 6 से 8 सवाल करीब में पूछे गए हैं। तो ये टोटल मिला करके सारे क्वेश्चंस पूछे गए जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन का स्तर क्या है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर भ्रम है। एक भ्रम ये है कि कल से खूब डराया जा रहा है कि एईडीओ का भी पेपर ऐसा ही आएगा क्या, एईडीओ का ऐसा ही आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेंस एग्जामिनेशन जब भी किसी चीज़ का होता है, देखिएगा एसआई मेंस होता है तो एसआई के पीटी से थोड़ा सा स्तर इसका ऊपर रहता है। इसी प्रकार से एएसओ का पीटी और एएसओ के मेंस में अंतर होगा ही होगा। लेकिन एईडीओ का जो एग्ज़ाम है, कभी भी डरा करके बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। एईडीओ का जो एग्ज़ाम है वो प्रीलिम एग्ज़ाम जो होगा इसका, उसमें कोई भी बहुत एडवांस स्तर के सवाल आप नहीं देखेंगे। हाँ, मध्यम से कठिन स्तर के ज़रूर रहेंगे। इतने कठिन नहीं होंगे जिस प्रकार से इस मेंस एग्जामिनेशन का लेवल है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ना कम कर दें क्योंकि सवाल आसान आएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डरिए मत किसी भी चीज़ से। हर एग्ज़ाम का स्तर अलग होता है, हर एग्ज़ाम की तैयारी अलग होती है और हर एग्ज़ाम के सवाल इसीलिए अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो डरिएगा मत। जो आप तैयारी कर रहे थे उस तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, इसमें अलार्मिंग सिचुएशन किसके लिए है, तो है 72 बीपीएससी के प्रीलिम के लिए, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो सिविल सेवा के स्तर का है, सिविल सेवा के स्तर का है। और उस स्तर में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सवाल उसी स्तर के हैं जिस प्रकार से 71 बीपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा गया है, उसी स्तर का यह 72 प्रीलिम के लिए भी सवाल हो सकता है। तो आपको ज़रूर थोड़ी सी गहराई में जा कर के पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी से शुरू किया है 6 मंथ प्रैक्टिस के लिए अचीवर ग्रुप। वो इसी कारण से शुरू किया है क्योंकि हर सवालों का प्रैक्टिस लास्ट के 3 महीने में संभव नहीं होता है। वो आपको 6 महीने से डेली प्रैक्टिस करते रहिए, लास्ट के 3 मंथ में रिवाइज़ कीजिए, बस यही सबसे सही तरीका होता है। अब जो 6 महीने भी नहीं है, 5 मंथ से आपके पास में 150 दिन मात्र बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पेपर को क्या क्या इसमें सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल देखिए क्या है और पेपर का टोटल ओवरऑल स्तर क्या है, तो स्तर है मॉडरेट से टफ लेवल है। लेकिन कुछ कुछ सवाल जो हैं वो आसान स्तर के भी पूछे गए हैं। किसी के आंसर में कोई डाउट हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी के सही आंसर निकाले जाएं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, सबसे आसान सवाल था इसका। केसरिया चौर और आर्द्रभूमि बिहार किस ज़िले में स्थित है, तो यह पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण से 2 सवाल आए हैं, एक और मैं दिखाऊंगा आपको। भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो इसमें सबसे पहला जो है उसका क्या हो जाएगा, तो महाबोधि मंदिर है, जिसको 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है। देखिए इस प्रकार का जब भी सवाल आता है तो थोड़ा सा एलिमिनेट किया कीजिए कि कावेरी तो सबसे दक्षिण की नदी हो गई तमिलनाडु में, पोलावरम तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के इर्द गिर्द है। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आपको स्टेट नहीं भी पता हो तो गंगा तो यूपी बिहार हो गया भाई, यमुना भी यूपी
और उसके बाद से इलाहाबाद के समीप आकर के मिल जाती है। तो इन पर तो पोलावरम नहीं है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि गोदावरी नदी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, शरावती नदी है, कर्नाटक में जोग प्रपात है। भेल के बारे में एक सवाल पूछा गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है भारत सरकार की यह नवरत्न कंपनी है जो हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, मुख्य रूप से एक्सपोर्ट आइटम बनाती है और सरकार के लिए आइटम बनाती है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये लखनऊ में नहीं है, बाकी भोपाल में भी है, भोपाल में है, और उसके अलावा और कहाँ कहाँ पर दिखेगा आपको, हरिद्वार में भी दिखेगा और हैदराबाद में भी दिखेगा, लेकिन लखनऊ में यह संयंत्र स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित, सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है, योजना आयोग नहीं है, अभी वर्तमान में नीति आयोग है जिसने सेट किया है। पता नहीं किस प्रकार से किया उन्होंने, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नीति आयोग की जगह पर प्लानिंग कमीशन लिखा हुआ है। प्लानिंग कमीशन नहीं होना चाहिए, नीति आयोग होना चाहिए। तो नीति आयोग ने किन आधार पर बांटा है, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो इसमें जो सबसे बेहतर होगा वो होगा बी ही होगा, क्योंकि रेनफॉल, सॉइल एंड किसके आधार पर बांटा गया है, तो टेम्परेचर के आधार पर। तो वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र यानी कि सॉइल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके आधार पर भारत के जलवायु को कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, किसके द्वारा, तो योजना आयोग, नीति आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 15 एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेट जोन में भारत को बांटा गया, जिसका मुख्य आधार वर्षा है, तापमान है और मिट्टी को रखा गया है। तो इसको जरूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, अंदाजा से आप हल कर सकते हैं। देखने में बड़ा सवाल है लेकिन बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं। क्या पूछा है कि इसमें आपको मैच करना है, मैच करना है, और पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य तो अपना बिहार है। तो ये अगर आपको पता है तो एक तो आप मैच कर ले जाएंगे कि सी का 1 होगा, सी का 1 होगा। सबसे कम घनत्व वाला राज्य इनमें से अरुणाचल प्रदेश ही हो सकता है, क्योंकि हिली स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो डी का 2 ही होगा। तो डी का 2 और सी का 1, आप आसानी से इसका आंसर डी निकाल सकते थे। हमें नहीं पढ़ना महाराष्ट्र और गोवा के चक्कर में, अगर नहीं आता है तो आप इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे सबसे अधिक जो शहरी आबादी है वो गोवा में है, और उसके बाद से सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वो गोवा है, और अधिकतम शहरी आबादी वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र आपका। ओके, बुंदेलखंड पहाड़ जो है, बुंदेलखंड का पठार, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। झांसी इत्यादि का जो इलाका है वो उसके नीचे एमपी शुरू हो जाता है। नीचे दिए गए कथन और एक अभिकथन को दूसरे का नाम ठीक है, देखिए जरा क्या कहा गया इसमें कि भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो साइक्लोन आते हैं से पश्चिम तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है। ये भारत है। भारत का ईस्ट कोस्ट पर बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई, सही हो गया। फिर इसके बाद लगाइए क्योंकि, अब पढ़िए दूसरे स्टेटमेंट को, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको सिर्फ दिखे, केवल दिखे, एकमात्र दिखे, मैं आपको सिखा रहा हूँ एलिमिनेट करने का, वैसे तो ये आसान है। एकमात्र दिखे, लगातार दिखे, लगातार लिखा हुआ रहे, तो इस प्रकार की चीज़ें जब भी दिखें तो मैक्सिमम चांस होता है, 90% ज़्यादा चांस होता है वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, लेकिन ए सही है। नहीं, ये दोनों तरफ उत्पन्न होते हैं। ये अरब सागर में भी उत्पन्न हो सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में भी उत्पन्न हो सकते हैं। विषुवत पर बस ये उत्पन्न नहीं होंगे, उसके ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, 11 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग कि प्राच्यवादी प्रभाव में कौन कौन से संस्थान स्थापित किए गए। तो आपने पढ़ा होगा प्राच्यवादी, पाश्चात्यवादी का विवाद पढ़ा होगा भारत में शिक्षा को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 इसका हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा बाई वॉरेन हेस्टिंग्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, और बनारस में संस्कृत कॉलेज। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इतिहास का बहुत ही शानदार सा सवाल, मतलब इस स्तर के सवाल कम पूछेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है खास बात, कि मैक्सिमम सवाल जो मुझे दिखे हैं ना बंधुओं, वो न्यू क्वेश्चंस हैं, नए सवाल हैं। वो आपको प्रीवियस ईयर में कुछ कुछ रेफरेंस ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन एज इट इज़ प्रीवियस ईयर में इसमें से बहुत कम सवाल हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 72 बीपीएससी में भी
आपको इसी स्तर के न्यू सवाल भी देखने को मिलेंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप PYQ ना पढ़ें, PYQ का एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा और अभी से कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं करवाता हूँ डेली का, तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। प्रचार नहीं कर रहा हूँ बंधुओं, आप कहीं से भी करें, मत जुड़ें मुझसे, कहीं से भी करें, लेकिन करें अभी से ज़रूर। ओके। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में तो भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अर्ली 19th सेंचुरी में। तो ये अलग अलग विचारधारा है जिसके आधार पर भारत के कॉलोनियल टाइम को बांटा गया है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयोगितावाद इसको कहा जाता है। जेरमी बेंथम और JS मिल के अनुसार उपयोगितावाद जो है ने लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे प्रशासकों के माध्यम से भारत में काफ़ी बड़े सुधार किए गए। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत यानी कि 1801 से लेकर के 1830-40 तक मान सकते हैं, इस दौर में जो है वो उपयोगितावाद का प्रभाव ज़्यादा रहा भारत में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 28 अगस्त 1920 को भागलपुर में यह किया गया था। कहाँ पर? तो भागलपुर में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1921। यही इस पेपर की सबसे बड़ी खासियत है। 70 BPSC प्रीलिम तक BPSC के द्वारा एग्जैक्ट डेट पूछे जाते थे। जैसे देखिए 2 सवाल डेट से पूछा गया इतिहास से। तो इस पेपर में इन्होंने क्या किया है, बहुत ही सुंदर किया है कि 70 पर पैटर्न भी है और 71 BPSC का भी पैटर्न है, दोनों मिक्स है। एनालिसिस वाले ऐसे सवाल मैं दिखाऊंगा जिसका आंसर निकालना मेरे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि उसका आंसर एग्जैक्ट BPSC ही देगी कभी न कभी। लेकिन इस प्रकार के सीधा सीधा डेट वाले फैक्ट भी हैं इसमें। तो क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का तरीके को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये तरीका अगर आप समझ जाएंगे तो फिर सरप्राइज नहीं होंगे 72 में। ओके बंधुओं, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है बड़ा आसान। 15 नंबर संस्थाएं और उसके संस्थापक पूछे गए हैं। संगठन को मैच करना है आपको। डी हो जाएगा इसका आंसर। ए का 1 हो जाएगा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर था। इंडियन सोसाइटी सबसे पहले देखिए इंडिया लीग किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। सी का 3, डी का 4 भी अगर किसी में दिख रहा है ना तो आप आसानी से मार सकते हैं, डी आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेट करके कि भाई शिशिर कुमार घोष ने किया था इंडिया लीग की स्थापना। ये तो सभी को क्लियर होगा। एक भी अगर याद है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर ले जाएंगे। एक के आधार पर आप आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा। बी का आंसर क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। किसी के आंसर में कोई संदेह हो तो मुझे बताइएगा बंधुओं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रत्यक्ष और सीधी कार्रवाई दिवस, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना और एटली की घोषणा। इसीलिए इतिहास को हमेशा क्रम वाइज कहानी जैसे पढ़िए। ये सब सवाल कभी गलत नहीं होंगे। कैसे चीज़ें हुई थी? सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा भाई? तो वेवेल की योजना जून 1945 में आ जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आ जाएगा बंधुओं? तो यह मई 1946 में आ जाएगा। और कैबिनेट मिशन के बाद ही हुआ था क्या? तो अगस्त 1946 में क्या हुआ था? तो ये हुआ था आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, जो मुस्लिम लीग ने मचाया था और हिंदुओं को जम के दंगे फसाद किए गए थे, मार दिया गया था। एटली घोषणा तो फरवरी 1947 में यह किया गया, फरवरी 1947 में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यह सबसे कठिन सवाल था इस पेपर का। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में यह सबसे कठिन सवाल पूछा गया है। सबसे कठिन सवाल पूछा गया, और जब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट रहे तो सामान्य तौर पर सही होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, सारे ही यहाँ पर सही दिए गए हैं, सारे ही सही दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें बॉम्बे के लोकहितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने स्वदेशी वस्तु के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। बिल्कुल सही है ये। 1973 में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी बैंक कंपनियों, मिलों और कारखानों की स्थापना का प्रचार दिया। घर में बने सामान के बजाय विदेशी सामान की प्राथमिकता देने की प्रथा की निंदा की उन्होंने, तो ये भी सही है। रविन्द्रनाथ ने 1897 में किया, ये भी सही है। और सरला देवी ने लक्ष्मी देवी भंडार कार्यक्रम
1903 में शुरू किया। इसी लक्ष्मी देवी भंडार कार्यक्रम से सीखते हुए बंगाल गवर्नमेंट ने 2021 में लक्ष्मी भंडार नाम से एक योजना को लॉन्च किया, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और अच्छी योजना मानी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। सारे ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, नीचे दिए गए दो कथनों को देखिए क्या है, वही सत्य और असत्य आपको ढूंढना है। राजनारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने 1967 में हिंदू मेला की स्थापना की थी। हिंदू मेला की स्थापना की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है ये? तो 18 नंबर सवाल है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है और सही सही क्या है? तो स्पष्टीकरण भी है। राजनारायण बोस को राष्ट्रदूत का अग्रदूत माना जाता है और उन्होंने नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर के, क्या नाम है? नवगोपाल मित्र, स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा आपको ये। नवगोपाल मित्रा के साथ मिलकर के 1867 ईस्वी में हिंदू मेला की स्थापना की थी उन्होंने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बंगाल के क्रांतिकारी हैं ये। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए दो कथनों, फिर से वही है लेकिन ये तुलनात्मक रूप से आसान है। लाला लाजपत राय ने 1916 में तर्क दिया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो 1916 में इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम है यंग इंडिया। इसमें इन्होंने कांग्रेस को बताया कि ये जो है सेफ्टी वॉल्व है, यह कांग्रेस जो है यह अंग्रेज़ों के दिमाग का उपज है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि डफरिन के दिमाग की उपज है और अंग्रेज़ों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है ये, और उस रक्षा क्रम में भारतीयों की थोड़ी बहुत भलाई हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी समर्थित संस्था है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है यहाँ पर और सही सही कथन भी इसका सही दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े इन कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया था, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस को तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ था वैसे ही उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया था? ये तो सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर, तामलुक, बॉम्बे के सतारा में समानांतर सरकारें बनी थी। बिल्कुल, चीतू पांडे का हम लोग सरकार के बारे में पढ़ते हैं, बलिया में स्थापित किया था उन्होंने। छात्र, मजदूर, किसान विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार बने रहे। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 244। इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर है कि निम्न से कौन से भारतीय संघवाद में विषमता का उदाहरण है? तो विषमता के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 4 हो जाएगा। नीति आयोग जो है यह विषमता नहीं बल्कि समता का उदाहरण है। यह कहीं ना कहीं भारतीय संघवाद को बढ़ावा देता है नीति आयोग, जबकि ये जो 3 हैं ये संघवाद को कहीं ना कहीं कमज़ोर करते हैं। इसीलिए 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल देखिए क्या है, कहाँ गया? ये रहा। निम्नलिखित कौन सा संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में साफ सफाई की बात नहीं की गई, अपने आसपास वातावरण को स्वच्छ रहने की बात नहीं की गई है। 51 में प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी की रक्षा करने का कर्तव्य है, लेकिन आसपास को स्वच्छ रखना डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट सवाल है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। इसीलिए मैं इतना डिटेल में बच्चों को बोलता हूँ कि टॉपिक पढ़िए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 में हाई कोर्ट के लिए चर्चा किया गया है। बिल्कुल सही है। पहला तो बिल्कुल सही है। इस रिट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है भाई। दूसरा भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। निम्न से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? ये पूछा जा रहा है। तो दामोदर स्वरूप सेठ जो हैं ये इसके सदस्य नहीं थे। बाकी एन माधव राव, एस एम सदाउल्ला और एन जी अयंगर इसके सदस्य थे। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। इसका गठन संथानम समिति की सिफारिशों पर किया गया था। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। पहला तो सही हो जाएगा। इसे 1964 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा गलत हो जाएगा। इसको 2003 में वैधानिक दर्जा मिला है। 2003 में मिला है। कब मिला है? तो 2003 में। इसके एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 3 अन्य, 3 नहीं 2 अन्य होते हैं। इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा।
धन विधेयक के बारे में सवाल पूछा गया, वो भी इतना डिटेल, बेहतरीन सवाल और वन ऑफ द टफेस्ट, क्योंकि यह निकालना आसान नहीं होगा। कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कर के अधिरोपण, स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा लोकल बॉडीज अगर कोई कर लगाएगा तो वो धन विधेयक में उसे स्वतः धन विधेयक होने के योग्य बनाता, बिल्कुल भी नहीं। स्थानीय का इसमें कोई चर्चा नहीं है। यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना किसके लिए है? तो ये मुख्य रूप से निजी और संगठित क्षेत्र के लिए है। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं लेकिन अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो अटल पेंशन योजना के निवेश के जरिए वो पेंशन पाने योग्य हो सकते हैं 60 साल के बाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन पूछा गया है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है भाई। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान संशोधन की मूल विशेषताओं को बदल नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। प्रस्तावना न्यायोचित है, इसके प्रावधान न्यायालयों में प्रवर्तनीय है, बिल्कुल भी नहीं। जस्टिसिएबल नहीं है ये। 1 और 2 तो हो जाएगा सही, तीसरा गलत है ये। इनको लेकर के आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सबसे कठिन सवाल ये है, धन विधेयक नहीं, ये है लोक लेखा समिति, क्योंकि यहाँ पर संसद के नियम संचालन के बारे में भी पूछ लिया गया है, जो कोई भी नहीं पढ़ता, यूपीएससी के लिए भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और ये वाकई ये वाला सवाल जो है ये यूपीएससी प्रीलिम स्तर का सवाल है। उसमें भी ये सवाल अगर पूछा जाए तो बच्चे इसके कारण से कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई, बिल्कुल सही है। 1919 एक्ट के द्वारा लाया गया था और 1921 में यह स्थापित हुआ। इसमें 22 सदस्य नहीं हो सकते, 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। समिति के कार्य लोकसभा, तो इसे 22 में 15 और 7 होता है, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। तो ये टोटल 22 होते हैं। प्राक्कलन समिति जो होती है वो सबसे बड़ी समिति होती है, उसमें राज्यसभा से कोई नहीं शामिल होता है। चलिए यहाँ पर आ जाए, 308(1) भी इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उपयुक्त सभी के सभी यहाँ पर सही दिए हुए हैं। पीएससी के बारे में बहुत ही शानदार सवाल था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछा गया, जो कि बेहतरीन सवाल है। बिहार स्पेशल का बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसे अंदाजा से कर सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पाद के साथ गलत मेल खा रहा है? गलत मेल खा रहा है। गया गुड़, बिल्कुल भी नहीं। मुजफ्फरपुर लीची, ये तो सही है भाई, लेकिन गलत पूछा जा रहा है। नालंदा मखाना, नालंदा में मखाना कैसे हो सकता है? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मखाना तो दरभंगा मधुबनी में हो गया, और गुड़ जो है यह पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण, सॉरी वेस्ट चंपारण हो गया। बिहार का मैप बनाइए। बिहार के मैप में जो तिरहुत प्रमंडल है ना बंधुओं, उसमें सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन आज भी होता है, और वहाँ पर रनिंग कंडीशन में चीनी मिलें मौजूद हैं। तो ये जो है तिरहुत प्रमंडल, इसमें जो भी जिले आते हैं, खासतौर से चंपारण वगैरह जो है, इसमें अच्छे खासे प्रोडक्शन होते हैं। तो पश्चिमी चंपारण गुड़ से जुड़ा हुआ है, जिसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। वैसे भी कहाँ गया में गुड़ लेकर जा रहे हो, अब गया में तो पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर गन्ने की खेती तो अच्छे से हो नहीं सकती है तुलनात्मक रूप से। ये 2 दिन पहले ही मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया, क्योंकि इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया जा रहा है, और डिटेल में पढ़ाया है मैंने बच्चों को, और इस पर आधारित सवाल भी लिखवाए हैं। भारत के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत व्यय कटौती किए बिना राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है। बिल्कुल सही भाई, पैसा कमाना है सरकार के एसेट को रेंट पर चढ़ा करके। संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, जिससे इसे राजस्व व्यय के बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर सवाल है। 32 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, और थोड़ा सा तर्क लगाएंगे ना, तर्क लगाएंगे। जैसे पिछला सवाल दिखने में बड़ा था, तर्क लगाएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती है, सामान्य कॉमन सेंस तो आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल हलवा जैसा हल कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाइए। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी एफडीआई प्रवाह आकर्षित कर रहा है, जो 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है ना। तो कुछ दिन पहले ही लाया गया है। शक्ति
SHAKTI शक्ति अधिनियम याद होगा अगर आपको, मैंने पढ़ाया भी है। उसमें यही तो हमने पढ़ा कि भाई भारत का नवीकरणीय क्षेत्र, और उसके साथ साथ हमने देखा कि परमाणु क्षेत्र में भी अब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल नवीकरणीय के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही है ये तो। अगला देखिए क्या है, सौर मॉड्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसी अनुकूल नीति ढांचों ने निजी निवेश के लिए सभी वित्तीय नियामक बाधाओं को हटा दिया है। कुछ देर पहले ही मैंने बताया है कि सभी, केवल, लगातार, ये सब शब्द जहां पर आए तो वहां पर रुक जाइए और उसे सिर्फ, ये सब क्या है, जबरदस्ती जोड़ देने वाले शब्द हैं। तो सभी जो नियामक बाधा था सबको खत्म कर दिया गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए ए तो सही हो जाएगा लेकिन आर यहां पर गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कठिन सवाल है लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तो आप कर सकते हैं। बाकी आंसर देखिए बीपीएससी क्या देता है। निम्नलिखित को सही कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, इनको क्रम में लगाना है बंधुओं। तो हाइड्रोजन मिशन जो है यह कब लाया गया था? तो यह अगस्त 2021। आत्मनिर्भर भारत, ये मोदी जी याद है कोरोना के दौरान आए थे मफलर पहन करके बताने के लिए, तो 2020 में लाया गया था ये, अगर आपको याद हो तो आत्मनिर्भर वाला। उसके बाद से PLI की नीति जो है ये कब लाया गया है? तो ये लाया गया है आपका सितंबर 2021 में। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यह सितंबर 2022 में लाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3142 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर से देखिए, मैच करना है आपको, क्रमबद्ध लगाना है, फिर से वही क्रम में लगाना है। सारी योजनाओं को क्रम में लगाने के लिए पूछा गया है। तो जनधन योजना, प्रधानमंत्री जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तभी आया था 2014। मुद्रा योजना अप्रैल 2015। बहुत कठिन सवाल है ये, क्योंकि अटल पेंशन योजना जो है ये मई 2015 में लाया गया है, 1 महीना का अंतराल पर। और PM किसान योजना ये 2019 में लाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का। इसका आंसर ए हो जाएगा। WTO का एक कठिन सवाल पूछा गया है BPSC प्रीलिम में, ये UPSC में यह पूछा जा चुका है। WTO के तहत कृषि सब्सिडी ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स में वर्गीकृत होते हैं। बिल्कुल सही है ये। भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं? नहीं, भारत का एम्बर बॉक्स में आता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत भारत का सब्सिडी आता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 37 नंबर सवाल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाई देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। अधिनियम राजस्व घाटे को समाप्त कर राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक कम करने का प्रावधान देता है। बिल्कुल सही है ये। यह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार से रोकता है सिवाय असाधारण परिस्थितियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये भी हो जाएगा। तीसरा क्या है? अधिनियम केंद्रीय सरकार को वार्षिक बजट के साथ मध्यम अवधि के वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी बताता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। अब इधर 38 नंबर सवाल है जो दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है तुलनात्मक रूप से आसान, जो कि मैच करने को दिया गया है आपको। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय को मैच करना है। तो पहली, इसका आंसर वैसे तो ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, ए का 2 हो जाएगा। कृषि विकास पर ध्यान दिया गया था, बी का 3 हो जाएगा। महालनोबिस मॉडल पर दूसरा था। गरीबी उन्मूलन कब आया है भाई? तो गरीबी उन्मूलन 5वें में आया है। और तृतीय में अन्न में आत्मनिर्भरता और बुनियादी स्तर के विस्तार की बात की गई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है समितियों से जुड़े हुए। यह आसान सवाल है। किन किन चीज़ों? तो नरसिम्हन समिति है तो यह बैंकिंग सुधार से आएगा। बैंकिंग सुधार किस में है भाई? इसका आंसर ए हो जाएगा। ये रहा बैंकिंग सुधार। केलकर समिति जो है यह टैक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से कर सुधार हो जाएगा। केलकर, कौ से केलकर, कौ से कर सुधार। रंगराजन समिति गरीबी के बारे में अनुशंसा देता है। और रघुराम राजन समिति पिछड़े क्षेत्रों की पहचान और वित्तीय समावेशन को लेकर के है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अब भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं?
तो मुझे जैसा एग्जैक्ट मिला, मैंने इसको डबल चेक किया है, एक बार आप भी बताना। इसका 33.76% होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 2025 में 51वां वार्षिक G7 समिट, तो यह कनाडा में हुआ है। भारत की 16वीं जनगणना तो 2026 में आयोजित की जाएगी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो दूसरा रहा। पहले पर चीन रहा, दूसरे पर भारत रहा। भारत ने कितने क्या जीते हैं भाई, तो भारत ने काफ़ी सारे इसमें गोल्ड वगैरह भी जीते हैं, है ना। तो गोल्ड कितने जीते हैं भारत ने इसमें, तो 24 में से टोटल 24 मेडल भारत ने जीते। उसमें से 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। कोरिया में आयोजित हुआ था। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। प्रथम ओलंपिक खेल जो है ये 1896 में ग्रीस की राजधानी, वर्तमान ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग, तो बिहार ने शुरू किया है। बिहार ने वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951 में स्थापित हुआ था। ये 1951 में बिजनेस रेडी, तो ये विश्व बैंक ने शुरू किया है। आपने सुना होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये सूचकांक बड़ा बदनाम हो गया क्योंकि पाकिस्तान की भी रैंकिंग अच्छी आ गई थी इसमें, इसलिए इसको बंद कर दिया गया और विश्व बैंक के द्वारा उसके जगह पर बिजनेस रेडी इंडेक्स लाया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय जी ने की। इसका आंसर सी हो जाएगा 48 का। 1828 में उन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दी, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 1948 में दिया है। पेरिस में यह सम्मेलन हुआ था, पेरिस में यह सम्मेलन हुआ था, वहीं पर यह परिभाषा दिया गया जिसमें इसके अध्ययन क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया। ये सब सवाल कभी कोई पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्यों पूछा है उन्होंने। हो सकता है एएसओ का अलग हो ये, लेकिन ये कभी कोई नहीं पढ़ता। ये तो कोर पॉलिटी के सवाल हैं। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार के उपकरणों से संबंधित है, यह किसने कहा था, तो यह डिमार्क ने कहा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नीचे दिए कथन को आपको सही से देखना है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो ये तो सही है। दूर की वस्तु की प्रतिमा रेटिना के पीछे बनती है, नहीं पीछे नहीं आगे बनती है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्या 52 नंबर पर आ गए हम लोग। हाँ 52 नंबर है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए। द्रव्यमान को हम लोग 2 गुना कर रहे हैं और उसकी हम लोग त्रिज्या क्या कर रहे हैं, तो आधी कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो पृथ्वी की सतह पर रखे m द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा, g को अपरिवर्तित पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मानिए। g तो आपको कांस्टेंट ही रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 mg हो जाएगा। 52 का आंसर 8 mg हो जाएगा, 8 mg हो जाएगा। ठीक है। सामान्य आकार के 2 गोले, एक शीशे का द्रव्यमान 12 kg, दूसरे एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 3 kg, दोनों प्रारंभ में विराम अवस्था में है, शुरुआत में दोनों रेस्ट पोजीशन में है। 50 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान रहती है, ये पूछा जा रहा है। भूमि से वो 10 मीटर ऊपर हैं दोनों, इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो एक जैसा रहेगा दोनों में ही, ये पूछा जा रहा है। तो गति और त्वरण, इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो स्पीड एंड एक्सेलरेशन जो है ये एक ही रहेगा क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु पर समान रूप से जी लगाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 लंबे सोलनॉइड पी और क्यू में समान कुल कुंडलियां हैं, दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, 2 हैं। इसमें से कॉइल लपेटा हुआ है, दोनों में एक समान इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। सोलनॉइड पी की लंबाई क्यू की लंबाई से 2 गुनी है। पी जो है वो ज़्यादा लंबा है, क्यू से 2 गुना है। तो सोलनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसमें बड़ा ही कठिन सा सवाल है। पहले इस प्रकार के सवालों में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते थे साइंस में, लेकिन उन्होंने 71 बीपीएससी में भी पूछा है और आपसे भी पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। सनलाइट के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र जो है 1:2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम में आप जाते हैं और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के समझते हैं चीज़ों को। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले साइंस के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करें आप, मत लगाइए। एग्जामिनेशन में इस प्रकार के सवालों को स्किप कर दिया कीजिए।
2-3 सवाल होते हैं। उस 2-3 सवाल के लिए अभी आपको यहाँ पर विज्ञान में न्यूमेरिकल सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, तो आपका टाइम ज़ाया होगा यहाँ पर तैयारी के दौरान भी और वहाँ पर भी। तो थोड़े बहुत न्यूटन के सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सब आते हैं तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। F बराबर ma वाला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाला, स्पीड, लाइट, वेलोसिटी, ये सब आता है तो ये तो हल कर ले जाएंगे आप। लेकिन इस प्रकार का अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो इन सवालों को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा, हमेशा स्किप किया कीजिए और आगे बढ़ा कीजिए, क्योंकि सवाल ये बहुत फंसा देगा आपको और निगेटिव भी लग जाता है। यदि देखिए अगला कॉन्सेप्चुअल है, यदि समान धारा लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तांबे और लोहे के तार से प्रवाहित की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। एक समान करंट है जो एक तांबा और एक लोहे के रॉड से प्रवाहित किया जा रहा है, तो उसके बारे में सवाल पूछा गया है 55 नंबर। तो दोनों तार में समान ऊष्मा उत्पन्न होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग है। तांबे के तार में लोहे की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, नहीं, रेसिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा उसमें उत्पन्न ज़्यादा होगी ऊष्मा। लोहे के तार में तांबे की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि लोहे की प्रतिरोधकता तांबे से ज़्यादा होती है। लोहे का तार थोड़ी ना हम लोग यूज करते हैं, तांबे का तार यूज करते हैं, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस जो है वो कम होता है, जिसके कारण से वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। कक्षा तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए रूम टेम्परेचर के आधार पर। तो ध्वनि की चाल जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी है ध्वनि की। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? लोहा में, फिर जल में, फिर वायु में हो जाएगा सबसे कम। सबसे ज़्यादा लोहा, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद से एयर में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों को आपको देखना है। मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 है, जो जल के अपवर्तनांक 1.33 से अधिक है। देखिए इसको इंग्लिश में देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है केरोसिन ऑयल का, और वाटर का 1.33 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1.44, 1.33 पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट पर जाइए। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव्यमान घनत्व जितना अधिक होगा उस माध्यम प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी, बिल्कुल भी नहीं। डेंसिटी ज़्यादा होने पर स्पीड ऑफ लाइट जो है यह कम हो जाती है। डेंसिटी ज़्यादा होने पर स्पीड ऑफ साउंड जो है यह बढ़ जाती है। लाइट में कम हो जाएगी और साउंड में बढ़ जाएगा, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, जैसे डेंसिटी के आधार पर हमने 2 सवाल हल किए, एक साउंड वाला और एक ये वाला, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 58 नंबर है। टीन से बना एक फ्यूज तार इस प्रकार बनाया गया कि जब विद्युत धारा 10 एम्पीयर से अधिक हो जाती है तो यह पिघल जाता है। 10 एम्पीयर से ज़्यादा ही जैसे ही करंट होगा तो ये टीन का तार है, ये पिघल जाता, अर्थात फ्यूज है वो। यदि उसी पदार्थ के फ्यूज तार से किसी विद्युत उपकरण में 33 एम्पीयर तक की धारा को सुरक्षित रूप से प्रवाह करना है, अगर हमें इसी सेम तार को लेकर के हमें 30 एम्पीयर तक की धारा को प्रवाहित करना और तार पिघले भी नहीं, तार पिघलना भी नहीं चाहिए, तो उसमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? तो तार की मोटाई को बढ़ा देंगे, जिससे रेसिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, जलेगा भी नहीं ये। और चूंकि फ्यूज है तो हमेशा ही इसको सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज को हमेशा ही सीरीज में लगाते हैं। समानांतर में लगाएंगे तो फ्यूज लगने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। फ्यूज जल जाएगा, घर की बिजली जलती रहेगी, घर में बिजली आती रहेगी, फ्यूज भी जल जाएगा। तो फ्यूज जैसे ही जले वैसे ही पूरे घर की बिजली भी जानी चाहिए, तो इसलिए हमेशा इसको सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? हमेशा ही इसको सीरीज में लगाते हैं। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, कि फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटाई बढ़ाएं और उसे उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ें तो आप क्या कर सकते हैं? आसानी से इस फ्यूज का उपयोग 30 एम्पीयर तक की धारा के लिए भी आप कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, रटा रटाया नहीं है। जबकि बायोलॉजी में इन्होंने सारे रटने वाले सवाल पूछे और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 100% कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है बंधुओं, जरा अगला सवाल देखिए क्या है। ये बल के बारे में सारे सवाल पूछे गए, अलग अलग उदाहरण दिया गया है।
जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, गति का तृतीय नियम हो जाएगा, डी हो जाएगा पहला का। डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 किस में है? अब इसमें देखिए और क्या क्या है, 59 नंबर सवाल है ये। ए देखिए क्या है, संतुलित बल। तो लकड़ी का ब्लॉक दोनों ओर से समान लगाने पर स्थिर रहता है। एक लकड़ी का ब्लॉक है, इस पर आप भी इधर से धक्का दे रहे हैं, इधर से दूसरा भी कोई धक्का दे रहा है, दोनों का बल एक ही समान है, तो इसको बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 दोनों में ही है। अब अगला देखिए क्या, गति का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है। तो जब कोई वस्तु विराम में है तो तब तक विराम में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करें। तो बी का 3 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हल कर सकते थे, जब सूर्य के प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो क्रम वाइज में क्या क्या होता है, क्रम वाइज में क्या क्या होता है। 60 का क्रम वाइज में देखेंगे, 60 का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्सन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन की घटना होगी। यह सीक्वेंस में होगा, इसी सीक्वेंस को याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इंग्लिश में मैंने इसलिए बताया ताकि आप याद रख पाएँ। आवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन सबसे लास्ट में होगा। धातु का जो एक बेल होता है, बड़ा सा घंटा जो लगा होता है मंदिरों के बाहर, वो किस चीज़ का होता है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से यह तांबा और टीन का बना होता है। इसका आंसर बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। आयोडीन शीघ्रता से घुल जाती है किस में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में। 62 का आंसर बी हो जाएगा। आयोडीन एक नॉन पोलर होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे अध्रुवीय में आसानी से घुल जाता है, और बैगनी रंग वायलेट कलर जो है यह विलियन बनाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्न से कौन सा क्लोरीन का सबसे अस्थायी ऑक्साइड है। क्लोरीन का ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड पूछा जा रहा है, तो Cl2O हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। अस्थायी का मतलब अस्थायी स्वरूप में रहता है सामान्य तौर पर। निम्न से कौन सा क्षार नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, C2H5OH जो है एथिल अल्कोहल है। यह एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। कार्बनिक यौगिक है जो पानी में OH आयन नहीं देता है, और यह क्षार नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, ये पूछा जा रहा है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा। HClO4 हो जाएगा। ये जो है यह सबसे ज़्यादा अम्लीय है इसमें से, इसका आंसर ए हो जाएगा। 66 है, निम्नलिखित किसे निषेचक के तौर पर यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए, तो ईथर का उपयोग सामान्य तौर पर किया जाता है। ईथर का, डाईइथाइल ईथर का ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा, शल्य चिकित्सा इत्यादि में लोगों को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के तौर पर यूज किया जाता है। कौन सा आयरन किसका अवयव है, निम्न में से आयरन किसका अवयव है, तो आयरन हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, उभयधर्मी, क्षारीय, शक्तिशाली क्षारीय और अम्लीय। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर सी हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा, पेंटाऑक्साइड जो है यह अम्लीय होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी हो जाएगा, और सोडियम ऑक्साइड शक्तिशाली क्षारीय हो जाएगा। कठोर जल में निम्नलिखित किसके लवण होते हैं, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। निम्न से क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का दरअसल में औद्योगिक रूप से सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुफरी किसकी प्रजाति है, कुफरी किसकी प्रजाति है, 71 का आंसर क्या हो जाएगा, आलू की प्रजाति है, इसका आंसर ए हो जाएगा। टीलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये राजमहल की पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। बहुत पहले के पेड़ जो जीवाश्म बन गए, धरती में दब गए और जीवाश्म बन गए, राजमहल की पहाड़ियों से प्राप्त होते हैं। ये विलुप्त पौधों के जीवाश्म होते हैं। कैथरेंस रोजियस में क्या मिलता है, बड़ा ही कठिन सा सवाल है, इस प्रकार की चीज़ें लोग नहीं पढ़ते हैं। सदाबहार से विनकिस्टीन और विनिब्स्टीन नामक ऑल्कनाइड प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा, विनक्रिस्टीन हो जाएगा, विनक्रिस्टीन, जिसका उपयोग
कैंसर रोधी औषधियों में किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोलॉजी में 100% सवाल फैक्चुअल पूछे गए हैं, जबकि फिजिक्स में 100% कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है। दारूवाहिका, जिसको जाइलम कहते हैं बंधुओं, हिंदी में लिख दिया इन्होंने, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जाइलम। अंग्रेजी में पढ़ लिया कीजिए, नहीं तो हिंदी में कभी आप समझ भी नहीं पाएंगे। जाइलम वेसल्स जो होते हैं, जो जल संवाहक में सहायक होते हैं, सामान्यतः किस में मिलती है यह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का 74 का ऐसा बी हो जाएगा। आवृत बीजी मिलते हैं। और अनावृत बीजी में क्या होते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से ट्रैकिड्स मिलते हैं, जो जल संवहन का काम करते हैं। इनमें से क्या मसाले के रूप में उपयोग होता है? तो लाइकेन होते हैं। लाइकेन के कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं। पत्थर के फूल या कल्पसी जिसको कहा जाता है, वो मसाले के तौर पर उपयोग होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है पृथ्वी पर? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, रूबिस्को मिलता है। इसीलिए मैं बायोलॉजी के लिए हमेशा, साइंस के लिए परीक्षावाणी या फिर आपको लूसेंट प्रैक्टिस ज़रूर ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के जो फैक्ट है ना, वो आपको लूसेंट परीक्षावाणी में दिख जाएगा। एनसीईआरटी में तो मिलने से रहा ये। ठीक है। स्पाइरुलिना संबंधित तथ्य आपको देखना है कि क्या क्या है। प्रोटीन उत्संपन्न, प्रोकैरियोट और हेटेरोसिस्ट होते हैं। कौन से कथन सही है स्पाइरुलिना के बारे में? 77 नंबर सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम व द्वितीय इसमें से सही है। पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। स्पाइरुलिना एक नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक या प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें हेटेरोसिस्ट यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। हेटेरोसिस्ट का मतलब क्या है? ऐसे पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करते हैं, जैसे कि आपने सुना हो कुछ मटर की फलियां होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करती हैं। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर की, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण का तापमान बढ़ रहा है? तो ये तो सही है भाई। यह वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, जंगलों की कटाई व मीथेन गैस की मात्रा से हुआ है। बढ़ने की मात्रा से तो सही हो जाएगा। इसका आंसर तो ए हो जाएगा। ये आसानी से कर सकते थे। निम्न जीवों के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको कि किनका विकास कब हुआ है। जीवों के विकास से सवाल 6 सवाल पूछे गए हैं। 79 नंबर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले 1 आएगा, देन फिर 4 आएगा। 1 4 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये क्या है? तो पादप हार्मोन है। इस तरह के सवाल मैंने एईडीओ के लिए प्रैक्टिस करवाया है बच्चों को। पादप हार्मोन से बहुत सारे सवाल, लेकिन उनके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दे दिए गए हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते हैं, तो नाम सहित करते हैं, भारी भरकम नाम होते हैं इनके, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसको हटा करके उसे शॉर्ट फॉर्म दे दिए हैं। तो 80 नंबर जो है आईबीए यानी कि ऑक्सीन होता है। अब बताइए, ऑक्सीन तो आपने सुना होगा, लेकिन आईबीए तो भूल जाते हैं भाई, है ना। इसी प्रकार से जीए को गिबरेलिन कहा जाता है, पौधों की वृद्धि के लिए चाहिए होता है। एबीए को एब्सिक एसिड कहा जाता है, आपने एब्सिक एसिड भी सुना होगा। और एथिलीन तो फल को पकाने का काम करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 हो जाएगा। दरअसल में यह सवाल कठिन नहीं है, सवाल को पूछने का तरीका बहुत कठिन है। आईबीए लोग नहीं याद करते हैं, जीए लोग याद नहीं करते हैं, एबीए लोग याद नहीं करते हैं, बल्कि एब्सिक एसिड सब पढ़ते हैं, गिबरेलिन सब पढ़ते हैं, ऑक्सीन सब पढ़ते हैं भाई। इथेलिन की जगह पर अब वो इसका सिंबल दे देते तो कैसे करते हम लोग। तो ये सवाल पूछने का तरीका जो है बहुत अलग हो गया है, आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पर इन्होंने केवल 1 और उपरोक्त तीनों 1 2 3 1 और 2 नहीं दिया है, बल्कि हिंदी में लिख दिया उसको। ठीक है, तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन में। एक जानवर जो सांस लेता है लेकिन उसके कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो केचुआ होता है। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होता है, केचुआ। इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि फेफड़ा, गलफेर, ये सब नहीं होता। माइक्रोस्कोप के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है? माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी मिश्रणों से रसायनों को अलग करने के लिए विश्लेषणात्मक तकनीक है, जबकि ये जो लिखा हुआ है प्लाज्मेलिसिस और मैसरेशन, ये सब कोशिका के अवलोकन से जुड़ी हुई हैं। ओके,
गॉल्जी उपकरण के बारे में पूछा गया है आपसे। इसमें मौजूद मटेरियल को ट्रांसपोर्ट और केमिकली मॉडिफाई करना, हिंदी नहीं लिख सकते थे क्या? इंग्लिश लिखा हुआ इन्होंने, ट्रांसपोर्ट और केमिकली मॉडिफाई करना। ये तो इन्होंने रोमन को देवनागरी में लिख दिया है केवल, हिंदी तो लिखी नहीं है इन्होंने। रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूसिन निकालना, कीटभक्षी पौधों में स्लाइनम निकालना। गॉल्जी उपकरण के काम क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि साफ सफाई का काम करता है सेल में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ए हो जाएगा, जिन पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम्स होता है वे कलर ब्लाइंड होते हैं, इसके कारण से ही होता है। सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा जा रहा है 85 में। 92 तक करेंगे हम लोग बंधुओं, उसके बाद मैथमेटिक्स के सवाल है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पैलियोजोइक, मेसोजोइक और कोइनोजोइक हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। मेढक के टैडपोल में आयोडीन की कमी से क्या होगा? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस में रुकावट आ जाएगी। टैडपोल को वयस्क मेढक में बदलने कायांतरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन अनिवार्य होता है, और थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए पानी में आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मेटामॉर्फोसिस में रुकावट आ जाएगी, मेढक बड़ा नहीं हो पाएगा। नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो सोडियम के एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को मदद करता है, रीअब्जॉर्प्शन को मदद करता है, इंग्लिश में देख लीजिए बंधुओं, रीअब्जॉर्प्शन को मदद करता है, वो पूछा जा रहा है। रीअब्जॉर्प्शन को हिंदी में लिख देते भाई। 87 का आंसर हो जाएगा डी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको कहा जाता है, PCT कहा जाता है इसको। वृक्क यानी कि किडनी के नेफ्रॉन का समीपस्थ कुंडलित जो नालिका होता है PCT, वो सोडियम आयन और आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं अधिकांश हिस्से को सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित कर लेता है। हमारी किडनी, उसका काम ही यही होता है कि सही चीज़ों को अवशोषित कर लेना और वेस्ट को मूत्र के माध्यम से बाहर कर देना। तो उसी के बारे में सवाल पूछा गया है, लेकिन इतना कठिन पूछ लिया गया है क्योंकि इन्होंने हिंदी नहीं लिखा है। एक में भी देखिए, हिंदी नहीं लिखा इन्होंने इंग्लिश को देवनागरी में बस लिख दिया है, जैसे इंग्लिश है ना, जैसे कैट लिखा मैंने, तो ये क्या है? ये हिंदी थोड़ी ना है, ये तो CAT को देवनागरी में लिख दिया इन्होंने। ये बड़ा गलत किया इन्होंने। ये हिंदी माध्यम के बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं है ना। देखिए क्या है, कौन सा नेशनल पार्क भारतीय एक सींग वाले गेंडों का नया घर है? तो एक तो काजीरंगा है, और काजीरंगा के अलावा दुधवा यूपी में भी इनको पुनः स्थापित किया गया। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मैच किया गया जोड़ा है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा ए। एथिल अल्कोहल यीस्ट से होता है। एथिल अल्कोहल यीस्ट से किण्वन प्रक्रिया में यीस्ट शर्करा को एथिल अल्कोहल बदल देता है। अन्य विकल्प जैसे पनीर के लिए लैक्टोबैसिलस चाहिए होता है, सिरके के लिए एसिटोबैक्टर चाहिए होता है, इसी से तो अल्कोहल बनता है, दारू बनता है इसी से, शराब, एथिल अल्कोहल यीस्ट से ही। न्यूरॉन में रिफ्रैक्टिव पीरियड वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्सोइबिलिटी इनमें नहीं होती है। अब इसको इन्होंने हिंदी में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देखिए इंग्लिश में पढ़िए इसको, रिफ्रैक्टिव पीरियड इन द न्यूरॉन्स इज द पीरियड ऑफ कंप्लीट इनएक्सेसिबिलिटी बिटवीन, ये सीधा इन्होंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की जगह पर रोमन को ये हिंदी में लिख दिया है इन्होंने। समझ में ही नहीं आएगा बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चों को। न्यूरॉन में रिफ्रैक्टिव पीरियड वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्सेसिबिलिटी इनमें नहीं होती है, तो इसको कहा जाता है बी, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। यह वह अवधि अवस्था है जब न्यूरॉन किसी नए उद्दीपन वह पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, तो उसी को यह कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बड़ा ही कठिन सा सवाल था ये, 90 तक था सवाल इसमें बंधुओं। उसके बाद से इसमें मैथमेटिक्स के सवाल हैं और रीजनिंग के सवाल हैं जिसे आप हल करें घर पर बैठ करके। मैंने 90 सवाल करवाए हैं, मैंने इसे चेक भी किया था, इसमें गलत नहीं होने चाहिए अधिकांश, लेकिन फिर भी अगर किसी के आंसर में मुझसे मिस्टेक हुआ हो तो आप बेझिझक बताएं मुझे, मैं उसे ज़रूर ही सही करना चाहूँगा। अब इसके आधार पर एक एनालिसिस हम लोग छोटा सा कर लेंगे। छोटा सा एनालिसिस क्या है बंधुओं?
तो वो आपको मैं बता देता हूँ स्पष्ट। 72 बीपीएससी प्रीलिम देना है। सभी लोगों से आग्रह है कि मिनिमम अभी से प्रैक्टिस कीजिए डेली 1 आवर। सभी प्रकार के सवाल, PYQ, न्यू क्वेश्चंस, साइंस के लिए लूसेंट और परीक्षावाणी मस्ट हो गया है। आप पढ़ें कहीं से भी, लूसेंट MCQ मस्ट है साइंस के लिए, ये ज़रूर ही करें। टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज आपको मदद नहीं करेगा ज़्यादा, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा मदद करेगा कि डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी करवाता हूँ डेली। 100 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 80 होता है, कभी 100 होता है सब्जेक्ट वाइज में। अचीवर ग्रुप है 72 के लिए 13 फरवरी से 13 जुलाई तक के लिए। मत जुड़िए मुझसे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ जुड़ने के लिए। 6 मंथ का 600 प्राइस है। मैं आपको जुड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप खुद से कीजिए प्रैक्टिस, लेकिन डेली प्रैक्टिस और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। कंपटीशन वाला प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, एग्जामिनेशन जैसा। सब्जेक्ट वाइज पहले, देन पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, देन फुल लेंथ टेस्ट को हाथ लगाना है, उससे पहले हाथ नहीं लगाना है। ठीक है बंधुओं, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।